बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको न्यूज़ कैफ़े में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपको बताते चलूँ कि आज हम अपने प्रोग्राम को दो हिस्सों में तकसीम कर चुके हैं रोज़ाना की तरह, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करेंगे आज के दिन के हवाले से। आज दुनिया भर में नौजवानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। नौजवानों के किरदार के हवाले से बात की जाएगी आज कि तरक्की और खुशहाली में नौजवानों का क्या किरदार है और इनके किरदार को किस तरह और बेहतर बनाया जा सकता है। पाकिस्तान का शुमार ऐसे खुशनसीब ममालिक में होता है कि जिनकी कुल आबादी का 64% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, और नौजवानों को किस तरह तरक्की के मौक़े फ़राहम किए जाने चाहिए, नौजवानों को दरपेश मसाइल जो हैं उनके बारे में आज बात होगी। और इसी तरह हमारे प्रोग्राम में भी आज इन सारे जितने भी पॉइंट्स हैं इन पे डिस्कस होती रहेगी। और इस सारे मौजू पे, इस ख़ास मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत जो कि नौजवानों की नुमाइंदगी करती हैं, और वैसे ख़ुद तो ये एक हेल्थ एक्सपर्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और यूथ पार्लियामेंट प्रोफेशनल फोरम की मेंबर भी हैं, मोहतरमा हिना अनीस साहिबा। खुशामदीद कहते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो वंस अगेन। यू वेलकम। तो नौजवानों का आलमी दिन है, तो चले हम भी सेलिब्रेट करते हैं। आपको भी मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। बस थैंक यू सो मच। क्या बात है। इसके साथ साथ मैं एक बात ये ऐड करती चलूंगी कि एज इज जस्ट अ नंबर। हाँ। हम जो फील कर रहे होते हैं ना, एक्चुअली हमारी एज वो होती है। साइंस भी इस बात को प्रूव करती है। तो क्यों ना हम सब, पूरा मुल्क अपने आप को सिर्फ नौजवान फील करे। हाँ। इससे अच्छा, वैसे हम नौजवानों में आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आज मेरा कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहाल किया आपने। मैं काफ़ी दिनों से ये समझ रहा था कि शायद मैं नौजवानों से ज़रा बड़ा हो गया हूँ। नहीं, इसीलिए मैंने ये बात से आगाज़ किया अपनी गुफ्तगू का कि हम सबको अपने आप को नौजवान समझना चाहिए। मसला ये है कि हम जब अपने आप के अंदर एक चीज़ फील करते हैं ना, वो हम दूसरों के लिए डिलीवर कर रहे होते हैं। हम वो फील ही नहीं करेंगे तो हम नौजवानों के मसाइल हल कैसे करेंगे? उनकी बात नहीं सुनेंगे कि दिल होना चाहिए जवान उम्र की रखे। इस बात, ये बात सही है? अगेन राइट। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। मैंने जवानों के अंदर मुर्दा दिल देखे हैं और बुढ़ापे में जवानी भरा दिल देखा है। वाह। यूथ, एनर्जी, पावर, क्या बात है, न्यू आइडियाज। अच्छा, तो आप हेल्थ एक्सपर्ट भी हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बता रही हैं कि आपका जो है ना वो दिल जवान ही होना चाहिए। आपको बिल्कुल जवान समझना चाहिए खुद को। एग्जैक्टली। एज इज जस्ट अ नंबर। यस, एंजाइटी होती है। देखें, जब एक इंसान की एज बढ़ रही होती है, वुमेन हो या मैन हो, जब वो 30 क्रॉस कर रहा होता है तो उसे ऐसा लगता है यार अब लाइफ के आखिरी 10 साल बचे हैं। 40 तक मैंने काम करना है, 40 के बाद मुझ में एनर्जी नहीं रहेगी, 50 के बाद मैंने रिटायर्ड हो जाना है। इट्स ऑल अबाउट नंबर। मैंने स्विट्ज़रलैंड में बहुत ही बूढ़े, ऑलमोस्ट 90 से 100 ईयर्स तक के लोग देखे कि जो कि खुश रहते हैं और काम करते हैं और उन्हें अपनी वैल्यू का पता है। एग्जैक्टली। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करने वाले हैं कि किस तरह हम अपने आप को खुश रख सकते हैं और बहसीयत कौम जो हमारे नौजवान हैं अपना किस तरह बेहतरीन किरदार अदा कर सकते हैं। इसी हवाले से आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। एक छोटे से वक्फे का वक्त पहुँचा है। एक वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होती है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और न्यूज़ कैफ़े में हम बात कर रहे हैं नौजवानों के आलमी दिन के हवाले से, और नौजवानों की नुमाइंदगी कर रही हैं हिना अनीस साहिबा। हिना अनीस जी, आजकल नौजवान, अभी वक्फे से पहले हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे थे कि मतलब नौजवानों का होना कितना ज़रूरी है और हमारा अपना जवान रहना कितना ज़रूरी है, तो उसके कुछ पहलुओं पे बात की हमने। मगर एक बड़ी तकलीफ दे बात है कि आज अगर हम किसी नौजवान से ये पूछें कि भाई तुम्हारा क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो तुम, तो वो अपने जिन ख्वाबों का इजहार करेगा, ख्यालों का इजहार करेगा, वो ये होंगे कि मैं यार पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही। इतने लोग हैं जो इस वक्त सिर्फ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोविड की जो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हैं ये अगर ख़त्म होती हैं तो हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल करें। हम पाकिस्तान से बाहर मूव हो जाएं, वहाँ जाके बर्तन धो लेंगे, वहाँ जाके और किसी दुकान पे काम कर लेंगे,
यहाँ पे काम करने को तैयार नहीं है, ये किस तरफ हम चल पड़े? देखें फ़हीम, इसका बड़ा बेसिक रीज़न ये है कि यहाँ की यूथ को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं। हम स्टार्ट लेते हैं तालीम से। ओके। वो सबसे पहले अगर एक यूथ है, एक 15-16 साल का लड़का है या लड़की है, इनफैक्ट लड़कियां भी यही सोच रही हैं, ठीक है ना, वो जब स्कूल से बाहर निकलती है या निकलता है, उसका एक ड्रीम होता है कि मैं एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाऊं जहां मुझे इंटरनेशनल लेवल का एक्सप्लोजर मिले, मैं स्टडीज़ अपनी करूं और फिर मुझे ग्रेजुअली वैसी जॉब मिले और मेरा फ्यूचर सेटल हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में, हमारी मुल्क पाकिस्तान में सिर्फ कुछ गिनी चुनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं कि जहां तालीम लेने के बाद एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में या अच्छी फर्म में आपको जॉब मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी हैं, मैं XYZ नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसमें तालीम हासिल करने के बाद, डिग्री लेने के बाद आपको जॉबलेस घूमना पड़ेगा। यहाँ मवाजना किया जा रहा है उन यूनिवर्सिटीज़ का। इससे बच्चा, हमारी जो यूथ है ना, सबसे पहले यहाँ परेशान है। आपको पता है, और पाकिस्तान का शुमार मुस्लिम ममालिक में उस मुल्क में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। जी, आप हिसाब लगाएं कि बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वहाँ पे कुछ अच्छे मामलात नहीं हैं। और खैर, वाकई ये तो बहुत ही एक बुनियादी सी बात है कि हमें अपने नौजवानों को अच्छी तालीम जो है वो मुहैया करनी है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपका ये जवाब दूं, पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत सारी हैं, बट द क्वालिटी, क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं उन यूनिवर्सिटीज़ में? आई एम सो सॉरी, मंशियात, डिप्रेशन, बेरोज़गारी, उन यूनिवर्सिटीज़ से बेरोज़गार निकल रहे हैं, मंशियात में मुब्तला नौजवान निकल रहे हैं। क्या प्रोवाइड कर रही हैं वो इतनी सारी? आप बाकी तमाम बंद कर दें, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ दें कि जिसमें कम पैसों में आला तालीम हमारे यूथ हासिल कर सके। अच्छा, वैसे जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और भी जितनी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो यही काम तो कर रही हैं कि एक जो तालिब इल्म है उसको मतलब बड़े ही मतलब एक अच्छी तालीम जो मुहैया कर रही है। ये सिर्फ आपकी और मेरी सोच है। अगर यहाँ मैं उन तमाम यूनिवर्सिटी, सॉरी टू से, कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ले आऊँ एक तरफ, और दूसरी तरफ मैं लम्स के, IBA के स्टूडेंट्स रख दूँ, आप कंपैरिजन जब उन दोनों बच्चों का देखेंगे ना, उनका मेंटल लेवल, उनका स्टडीज़, उनका ग्लोबल एक्सपीरियंस, ये सब कुछ बहुत डिफरेंस है। अब आप मुझे बताएं कि एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा या लड़की उस हाई क्लास टाइप की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अफोर्ड कर सकती है उसकी फैमिली? ड्रीम्स तो दोनों की अपनी अपनी जगह है ना। तो मतलब जो ये सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनके मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है अच्छी तालीम देने की भी ज़रूरत है, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले वो खुद ये बयान किया करते थे कि 2.5 से 3 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल नहीं जाते। बिल्कुल। तो मैं तो जब भी ये जुमला सुनता हूँ मेरे जहन में सिर्फ यही आता है कि अगर ये इतनी बड़ी तादाद है तो आज से 10-15 साल बाद ये तो इतने ज़्यादा ख़ानदान होंगे। बिल्कुल। कि 2 से 2.5 करोड़ ख़ानदान जहाँ पे तालीम का नामो निशान नहीं होगा, तो हम कैसे दुनिया का मुकाबला करने जा रहे हैं? तो ये तो हल पता चल गया कि हमें एक तालीमी मेयार को बेहतर करना होगा। बेरोजगारी को कैसे खत्म किया जाए? बेरोजगारी जो है नौजवानों को मायूसी की तरफ लेके जा रही है, और फिर मंशियात और ड्रग्स का एक मामला अलग है। बिल्कुल ऐसा ही है। बेरोजगारी अगेन देखें ऐसे ही ख़त्म होगी कि हम जब आला तालीम हमारे यहाँ की यूथ को यहीं पर ही प्रोवाइड करेंगे, वो बाहर मुल्कों की तरफ नहीं जाएगी। हमें बीइंग ए इन्वेस्टर, जो हमारे सीनियर्स हैं, उन्हें कंपनीज़ में पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहिए। बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म होगी कि हमारे यहाँ का जो जितना भी बड़ा इन्वेस्टर है वो फ़ॉरेन जाके अपनी मनी को सेव करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहता है, फ़ॉरेन प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहता है, पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं कर रहा। अगर वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, यहाँ कंपनीज़, फैक्ट्रीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ यहाँ बनेंगी, यहाँ अब्रॉड की कंपनीज़ की फ्रेंचाइज यहाँ लेके काम किया जाएगा, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, ज़राए रोज़गार बढ़ जाएंगे, आपको ऑब्वियसली स्पेस आएगी ना, वैकेंसीज आएंगी। ये बताइए कि क्या किसी नौजवान की कामयाबी के लिए लाजमी है कि वो नौकरी ही करता हो? एक अपना छोटा सा अपना उसका अगर बिजनेस हो तो वो भी तो उसकी कामयाबी हो सकती है। और हम क्यों मतलब बिजनेस पढ़ाने के बाद भी बच्चों को नौकरी पैदा कर रहे हैं? बिल्कुल।
ये फिर मैं सॉरी टू से कहूँगी कि ये हमारी खुशनसीबी के साथ बदनसीबी ये है कि हम मुलाजिम बनाना बच्चों को सिखाते हैं, हम बच्चों को हुक्मरान बनना नहीं सिखाते। आपकी बात से मैं इसको अग्री करते हुए आगे लेके जाऊंगी कि बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, अभी पिछले दिनों कनाडा ने अपने कुछ ऐसे वीज़ाज़ ओपन किए जो कि सिर्फ स्किल्ड वर्कर्स के लिए थे। अच्छा। कि जो कि हुनरमंद अफराद हैं वो वहाँ जाएं, रहें, कारोबार करें और अपने स्किल्स को बेहतर बनाएं। उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं थी, कोई प्री रिक्विजिट उनका बैंक बैलेंस नहीं था। आप स्किल्ड हैं, आप प्लम्बर हैं, आप व्हाट्सोएवर कुछ भी हैं, आप कनाडा इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह यूरोपियन ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं, उनके पास बड़ी लैंड्स हैं, आइलैंड्स हैं, हाईलैंड्स हैं। वो चाहते हैं कि स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड उनके पास लोग आएँ, काम करें, उनके मुल्क को आबाद करें। और हमारे यहाँ खुदा की फजल से इतना ज़्यादा यहाँ पे हाथों में हुनर और दिमाग में सलाहियत मौजूद है। 64% नौजवान। बिल्कुल। और हमारे ही नौजवान हमारे मुल्क को छोड़ के जाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक बड़ा मसला ये है कि अगर कोई हुनरमंद अफराद हैं, आप देखें कि एक प्लम्बर की तनख्वाह कितनी होगी। उसने घंटों काम किया, सारा दिन अपनी वर्कशॉप में काम किया, सारा पैसा तो ओनर ले गया। वो बेचारा जिसके हुनर के बलबूते पर वो पूरी फर्म चल रही है, वो दुकान चल रही है, उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। सही। अच्छा देखिए, ये शिद्दत पसंदी और फिरकावारियत, बेरोज़गारी, मंशियात, ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिसमें हमारी यूथ को मतलब कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। तो ये वो पहलू हैं मतलब आज के दिन जिनके बारे में हम बात भी करना चाहते हैं कि इनको हल भी किया जाए। तो इस सारे माहौल में मतलब जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं उसके लिए खेल का होना बहुत ज़रूरी है। तो स्पोर्ट्स के हवाले से आप क्या समझती हैं कि नौजवानों को इस जानिब लेके आना कितना ज़रूरी है और किस तरह लाया जा सकता है? क्योंकि ये हम जिस दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ तो आज हमारी सोच भी यही है कि अगर हम हेल्दी हो गए थोड़े से, हमें अगर वजन कम करना है तो उसके लिए भी कहते हैं गोली बताए ना कौन सी है। बिल्कुल ऐसे ही है। कंप्यूटर पे बैठना है, सारा दिन घर पे बैठना है, हर कोई अपनी क्विक फिक्स चाहता है। तो स्पोर्ट्स की तरफ जो है ना नौजवानों को लेके आना, ये कितना एक अच्छा कदम है? देखिए, ये तो बहुत ही बेहतरीन कदम है क्योंकि हर 30 मिनट की जिस्मानी एक्टिविटी के बाद हमारी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज होते हैं और एंडोर्फिन हैप्पी हार्मोन है जो कि एंजाइटी, डिप्रेशन को ख़त्म करता है। अगर हमारे नौजवानों की, इनफैक्ट पूरे मुल्क की सेहत अच्छी होगी, दिमागी तवाज़ुन बेहतर रहेगा, किस तरीके से वो डिप्रेशन का शिकार कम से कम होंगे। देखिए, एक नॉर्मल स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में, आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में और हर जिंदा इंसान की लाइफ में स्ट्रेस का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को इंट्रोड्यूस कराया जाए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में और स्कूल्स में, और इनके इतने हेल्दी मुकाबले करवाए जाएँ। बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप इंटर सिटी मुकाबला करें, इंटर कॉलेजेस मुकाबले करें और इसको नेशनल लेवल पे करें। यहाँ भी यूथ की एक शिकायत होती है, यहाँ यूथ ये कहती है कि यहाँ पर भी पर्ची से काम चलता है मेरे मुल्क में। उन टीम प्लेयर्स को, चाहे वो कैपेबल हों कि ना हो, जिनके पीछे कोई बैक हैंड सपोर्ट है, वो आगे आ जाते हैं। अच्छा, वैसे हॉकी के हवाले से हम बहुत पीछे गए हैं। कभी हॉकी में पाकिस्तान का क्या कमाल का नाम हुआ करता था, इतनी कामयाबियां, और हॉकी टीम ने बड़ी लाज रखी है पाकिस्तानी परचम की हमेशा, मगर इस वक्त जो है वो कुछ अच्छे हालात में नहीं है। और वो भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम स्पोर्ट्स से दूर होते जा रहे हैं। स्कूल्स में हॉकी खिलाई जाती थी और लोगों को जो है, बच्चों को एक बड़ी वो मिलती थी कि जनाब अच्छा मैं हॉकी खेलता हूँ, मैं बड़े होऊंगा, मतलब आगे मुकाबले हुआ करते थे, वो आगे जाके वो कौमी टीम में लड़के खेलते थे। मेरे सामने की बात है, मैंने हमारे स्कूल का एक लड़का जो हमारे स्कूल में हॉकी खेला करता था, वो बाद में जो है कौमी टीम में खेला, तो हमें बड़ी खुशी हुई। फिर फुटबॉल खेलना चाहते हैं बच्चे, उनको जो है वो अच्छी कोई डायरेक्शन यहाँ पे नहीं है, तो खेलों का होना बड़ा ज़रूरी है। अरशद नदीम और तलहा तालिब, इन्होंने जो अभी ओलंपिक्स में जाके पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, मतलब जाना और एक वाज़ेह तौर पे अपने आप को दिखा के आना कि भाई हमारे अंदर टैलेंट है, और ऐसे ममालिक के लोगों के सामने जो अपने टैलेंट के ऊपर, अपने स्पोर्ट्समैन के ऊपर पैसा खर्च करते हैं,
और देखें कहाँ से उठ के कहाँ प्रैक्टिस करके बगैर किसी मतलब बगैर वसाइल के, और इतना टैलेंट मौजूद है हमारे, बहुत टैलेंट है। मैं आपको इसकी मिसाल दूं कि हॉकी को नेशनल गेम में उसकी इम्पोर्टेंस इतनी क्यों है। हॉकी फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ साथ हॉकी आपको मेंटल कंसंट्रेट करना सिखाता है, टू रन आफ्टर अ बॉल। वो आप कंसंट्रेशन के साथ जब फिजिकल एक्टिव होते हैं, देखें जो हमारे एंसेस्टर्स ने अगर उसको नेशनल गेम में रख लिया, ऐसे ही तो नहीं रखा होगा, कुछ सोच के रखा। बट आजकल सिर्फ एक ही रिवाज है क्रिकेट। क्रिकेट बहुत अच्छा गेम है, फिजिकल एक्टिविटी है, उसमें भी मेंटल अलर्टनेस का होना बहुत ज़रूरी है। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में भी बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल रही है। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे गली मोहल्लों में खेल रहे होते हैं, अगर वहाँ से हम बच्चा उठा के ले आएँ, यूथ है ना, हर जगह यूथ है, बिल्कुल ऐसा है। और देखें कौमी टीम में तो 11 खिलाड़ियों को खेलना होता है, तो पूरे मुल्क में जो बड़ी संजीदगी से बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो हमने ऐसे भी देखें कि जो तालीम वगैरह सब कुछ छोड़ के सिर्फ क्रिकेट, इतना बड़ा रिस्क जो है ये कभी कभी नुकसानदेह भी हो जाता है, मगर कामयाब बहुत सारी कामयाब मिसालें भी हैं। खैर, थैंक यू सो मच हिना जी, आप तशरीफ लाएं। और मैं चाहूँगा कोई शॉर्टली अगर कोई आप पैगाम देना चाहें आज के दिन के हवाले से नौजवानों को। आज के दिन के हवाले से मैं नौजवानों को सिर्फ यही पैगाम देना चाहूँगी कि उम्मीद आपके अंदर है, अपनी उम्मीद को मरने ना दें। ये मुल्क आपका है और आप ही को संभालना है। हमारे हुक्मरान तो आज एक है, 5 साल बाद दूसरा हो जाएगा। अनफॉर्चुनेटली आपने कहीं नहीं जाना है, यूथ यहीं रहेगी। ये यूथ ही है जिसने पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हिना, आप तशरीफ लाएं। दोस्तों, एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक और मेहमान होंगे और उनसे हम एक और मौजू पर बात कर रहे होंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफे, देखते रहिए। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफे, मैं हूं फ़हीम अब्बास। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए और यहाँ पे हम बात करेंगे आज़ादी की अहमियत के हवाले से। आज़ादी की अहमियत ये वो लोग जानते हैं जिनके पास आज़ादी की नेमत नहीं है, वो कौमें जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं, वो कौमें जो आज़ादी हासिल करने के लिए कई दहाइयों से खून बहा रही हैं अपना, उसके बावजूद उन्हें आज़ादी हासिल नहीं है। तो हम इस अगस्त के महीने में हम आज़ाद कौम होने का जश्न तो मनाते हैं, मगर क्या इस अहमियत को वाकई समझते हैं कि आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। और मतलब हमारे अंदर आज भी जैसे वक्फे से पहले हम बात कर रहे थे कि हमारा नौजवान वो मायूस भी होता जा रहा है कि उसे पूछा जाए कि तुमने क्या करना है, तो वो ये कहता है कि मुझे मुल्क से बाहर जाना है। और पाकिस्तान में भी वो इतने गिले शिकवे मतलब ऐसे आम गुफ्तगू में भी वो अक्सर कर जाता है कि नहीं जनाब पाकिस्तान है, इत्थे तो है कुछ नहीं, यहाँ पे तो नहीं है। तो मतलब आज़ाद मुल्क में रहने की वजह से हम कितने ज़्यादा मसाइल से हम बचे हुए हैं, हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं, अपनी मर्ज़ी से हम इबादत कर सकते हैं, हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो अच्छी तालीम हासिल कर सकते हैं, और बेशुमार ऐसे मतलब फ़वाइद हैं जो आज़ादी की वजह से हमें मिलते हैं। तो आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है और इसकी क्या अहमियत है, आज हम इस हवाले से बात कर रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार जुल्फ़िकार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा आसान है सर, मैं माशाअल्लाह शुक्रगुज़ार हूँ आपकी टीम का, अब तक का कैफ़े न्यूज़ वालों का, कि ख़ास तौर पे इन्होंने हमेशा इस नेशन के बल्ड के लिए तालीम, तरबियत, तरतीब को एक प्रॉपर लेके चले हैं। तो ये मैं ख़ास तौर पे आज का जो मौजू है, इससे पहले कई मौजूआत पे हमने बात की जो एक नेशन के लिए करनी चाहिए। मैं समझता हूँ हर आदमी की जिम्मेदारी है कि वो इसको लेके चले। आज का जो मौजू आपने आज़ादी के हवाले से, मैं समझता हूँ कि जिनके पास आज़ादी नहीं है आप उनसे पूछें कि आज़ादी है क्या। आज
आज जो हमारे बुज़ुर्ग हैं जो एक मल्लात में रहते थे पार्टीशन से पहले, ख़ास तौर पे जो मौजूदा जी हाँ, हिंदुस्तान है, तो उन्होंने उन सब को छोड़ के जंगलात को तरजीह दी जहाँ कुछ नहीं था, लेकिन उनकी एक आज़ादी थी। उस आज़ादी के लिए उन्होंने अपनी नस्लों को डिवाइड किया, लेकिन वो आज़ाद मुल्क में आज़ाद सांस ले रहे और आज भी ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उन्होंने बहुत सारी वहाँ पे चीज़ें छोड़ी तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें बनाई भी, चीज़ें बन जाती हैं। लेकिन आज़ादी की सांसें जो मिली हैं उनको, वो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सर आपने बात माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये जुल्फ़िकार भाई, एक जगह पे आप रह रहे हों, आपका पूरा सिस्टम हो, अच्छा घर हो, कारोबार हो, बच्चों की तालीम हो, उसके बाद आप वो सारा कुछ छोड़ के हिजरत करके दूसरी तरफ चले जाएं सिर्फ आज़ादी के लिए, और ये कोई कम बड़ी कुर्बानी नहीं है, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ अदा की हुई हैं। सर मैं आपसे बताऊं कि आज़ादी इससे बड़ी नेमत है। अच्छा। इन चीज़ों से बड़ी नेमत जो है वो आज़ादी है। छोटी सी एग्जांपल दूं कि अभी कुछ एरिया इस दौरान कोविड के दौरान जो है ये जो आपका लॉकडाउन लगा, मैं आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन में कितने हमारी फोर्स, हमारा मुल्क, हमारी पुलिस थी, हमारी प्रोटेक्शन थी, लेकिन उसके बावजूद जिस कर्ब और तकलीफ से गुजरे शायद वो लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकते हैं। इसी तरह मैं आपको बताऊं, ख़ास तौर पे चूँकि मैं कश्मीर से मेरा ताल्लुक़ है और कश्मीर की अपने लाखों लोगों की जानें कुर्बानियाँ दे चुके हैं, नौजवान अपने वालिदैन अपने नौजवानों को कुर्बान कर चुके हैं, आज तक उनको आज़ादी नसीब नहीं हुई। सही। तो सर एक वक्फा आ गया बड़े गलत टाइम पे, तो एक छोटा सा वक्फा लेके वापस आते हैं और वाकई बात करते हैं कि जैसे कश्मीर जो पाकिस्तान की शारग है, और वहाँ पे जो हमारे बहन भाई हैं, कश्मीरी बहन भाई, उनको सिर्फ आज़ादी ना होने की वजह से किन किन मसाइल का सामना है, ज़रा इस बारे में बात करते हैं और पाकिस्तान के हवाले से भी बात करेंगे। दोस्तों कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद आपसे दोबारा मुलाकात हो रही है। जी दोस्तों, एक वक्फे के बाद आपको फिर से खुशामदीद। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास, और आज़ादी की अहमियत के हवाले से आज हम सरदार जुल्फ़िकार साहब से बात कर रहे हैं। जुल्फ़िकार साहब, आज़ादी वाकई एक इतनी बड़ी नेमत है कि इंसान इसको हासिल करने के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करता है। और जब हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे आबा अजदाद ने जब ये वतन अज़ीज़ हासिल किया है, तो इस वतन को हासिल करने के लिए भी सब कुछ कुर्बान किया, लाखों जानें कुर्बान की। हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे एक ऐसी कौम की जो आज़ादी की जंग आज भी लड़ रही है। हम कश्मीर के हवाले से, कश्मीरी नौजवानों के हवाले से बात कर रहे थे। तो वो जो क्योंकि हमारे पास एक चीज़ हमें हासिल है ना, शायद उसकी कदर जो है वो हम उस तरह नहीं कर पाते। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल मुझे आज़ादी से मुतल्लिक़ पाकिस्तान में भी लगती है। तो कश्मीर के बारे में आप कुछ बता रहे थे, तो मैं चाहता हूँ कि अपने ख़यालात का इज़हार कीजिए। सर मैं आपसे अर्ज़ करूँ, जो कश्मीर के लोग हैं वो गुज़श्ता 100 साल से, अगर आप उनका फैक्ट एंड फिगर सामने लगाएं तो हज़ारों नहीं बल्कि लाखों नौजवान अपनी जानों का नजराना दे चुके हैं इस आज़ादी के लिए। और वालिदैन जो है, ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ने कंप्रोमाइज़ किया हो कि इस जंग से हम विड्रॉ कर जाते हैं। मैं समझता हूँ कि औलाद से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन उससे बड़े जो एम है वो है आज़ादी, कि अपने बच्चों को कुर्बान कर रहे हैं आज़ादी के लिए। तो मैं समझता हूँ कि जैसे ख़ास तौर पे जो हिंदुस्तान है, उसने ज़बर की हिंता कर दी है वहाँ पे, जुल्म और जबर, उसने क्या क्या काले कानून लाए, लेकिन कौम ने, कश्मीरियों ने ख़ास तौर पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया, उन्होंने सर नहीं झुकाया। इसलिए नहीं झुकाया कि आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि उसका नेमल बदल कुछ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस कौम को आज पाकिस्तान के नौजवान या हम लोग जो आज़ाद सांसें ले रहे हैं, हमें शायद उसकी कदर नहीं है कि औलाद से बढ़ के वो तरजीह दे रहे हैं अपनी आज़ादी को। हालांकि इंडियंस गवर्नमेंट ने वहाँ पे बड़ी कोशिश की, उनको हर तरह का फैसिलिटेट करने की कोशिश की, उनको इस तरह मतलब हर जगह उनको कहा कि यार अकोमोडेट करने की कोशिश की, लेकिन इस कौम ने आज़ादी, क्योंकि आज़ादी जो है ये एक बड़ी नेमत है। बेशक बेशक। अच्छा, हमारे बुज़ुर्गों ने या तो ख़ुद वो जो हिजरत वाला जो दौर था वो देखा, या जो हमारे बुज़ुर्गों के बुज़ुर्गों ने देखा, या इन्होंने अपने बचपन में ये देखा कि उनके बुज़ुर्गों ने किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान को हासिल करने के लिए।
आपको क्या लगता है कि हमारे नौजवानों को बिठा के या बच्चों को बिठा के ये सब कुछ बताना चाहिए, इसकी अहमियत जो है वो बतानी चाहिए? सर बाज़-औक़ात बहुत अफसोस होता है, ख़ास तौर पे 14 अगस्त ये हमारा इंडिपेंडेंट डेज़ का ये मंथ शुरू होता है। वैसे पूरा साल ही हम आज़ाद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ख़ास तौर पे हमें 14 अगस्त के हवाले से जो डे बनाते हैं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे नौजवान हैं जो सलेंसर्स निकाल के, या मैं एक दो जगह वो अनाउंसमेंट हो रही थी कि जी आप अल्लाह गुल्ला ना करें, आप ठीक है आप खुशी बनाएं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पेरेंट्स, वालिदैन की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चों को जंग के हवाले से, आज़ादी के हवाले से अवेयरनेस दें कि हमने आज़ादी कैसे ली थी। मैं समझता हूँ आज भी कई लोग हैं जिनकी बड़ी बड़ी महलात जो है वो इंडिया में है, लेकिन उन्होंने तरजीह दी आज़ादी को। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए, ना कि उनको हम कहेंगे जी आप जाओ और आप सलेंसर लेके जा रहे हो और मेरे घर से बच्चा निकले तो मैं कहूँ जी आज़ादी बनाने जा रहा है। तो बुज़ुर्गों की जो हमारी, चूँकि या गाड़ी में आप इंडियन गाने ही ऊंचे लगा के आपने रोड ब्लॉक की हुई है आपने, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे अवेयरनेस की, आजकल चूँकि इस वक्त बहुत ईजी हो गया है, आपको ग्लोबल मतलब दुनिया ग्लोबल हो गई है गूगल, तो मैं समझता हूँ कि हमें अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए। अवेयरनेस बच्चों को देनी चाहिए, बिल्कुल सही कहा। और ये जश्न और सेलिब्रेशन जो है इसका भी एक जो असल ढंग है वो हमें सीखने की ज़रूरत है। और मेरा ख्याल है इस हवाले से अवेयरनेस, आपने बड़ा सही एक वर्ड यूज़ किया कि अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक वक्फा आ गया दोस्तों, फिर से वक्फे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं और इस हवाले से सरदार जुल्फ़िकार साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। एक वक्फे के बाद आपको फिर से मैं खुशामदीद कहता हूँ। सरदार जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ हैं और आज़ादी की अहमियत के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अच्छा सरदार साहब, दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे ख़ित्ते हैं जहाँ पे ऐसी कौमें मौजूद हैं जो अक़लियत में हैं और वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही हैं। ठीक है, फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, फ़लस्तीन के साथ जिस कदर ज़्यादती हुई है और उनकी आज़ादी को जिस तरह छीना गया है वो सबके सामने दुनिया जानती है। ठीक, उसके साथ उसके अलावा बर्मा के मुसलमानों के साथ जो होता रहा है, और भी दुनिया भर में ऐसे मतलब बड़ी सिविलाइज्ड अपने आप को कहलाने वाली कौमें मौजूद हैं, मगर वो मुसलमानों के लिए मतलब एक मुसलमान खातून को स्कार्फ पहनने की इजाज़त तक नहीं देते थे। ठीक है ना, तो वो इस तरह के मसाइल का सामना मतलब लोग कर रहे हैं दुनिया भर में, और हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं। बस साहब आपको बताऊं कि मिनॉरिटीज़ दुनिया में कहीं भी हैं जो ग़ुलामी में हैं। हम तो मुसलमानों की बात करते हैं, मैं समझता हूं कि जो भी ग़ुलाम है, ख्वाह किसी भी मिनॉरिटी किसी भी मज़हब से हो, गुलाम होता है, उसकी कोई दर्जे नहीं होते। तो क्या सारे ही अक़लियत गुलाम नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। कहीं आप बोस्निया में चले जाएं, आप किसी रोमानिया में चले जाएं, किस तरह गाजर मूली की तरह काटा गया है। और अफसोस इस बात का है मुझे कि हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, जिसको हम आप और मैं एक बड़ी ताकत समझते हैं, वो आंखें बंद कर लेता है। मैं कश्मीर के इशू पे बताऊं, हालांकि बॉर्डर्स पे यूनाइटेड नेशंस की गाड़ियां खड़ी हैं, अपने नुमाइंदे खड़े हैं, अपने नुमाइंदे उनके हैं, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने क्यों आंखें ख़ास तौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए उनकी ये इस तरह का देखने का अंदाज़ क्यों है। और ख़ास तौर पे सर, मैं हमेशा हर प्रोग्राम में मैं जिक्र करता हूँ कि ये ख़ास तौर पे मसला कश्मीर जो है, फ़लस्तीन हो गया, बर्मा हो गया, यहाँ भी लोग आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, हम उनको सपोर्ट करते हैं। मसला कश्मीर जो है इस वक्त, आप यकीन करें सर, 3 एटमी क़ुव्वत हैं, चाइना है, पाकिस्तान है और हिंदुस्तान है। हाँ। उनके दरमियान एक सुलगता हुआ इशू है, और ये ऐसा इशू है कि खुदा ना खास्ता अगर ये रेज हो गया, इस चिंगारी लग गई, तो कुछ नहीं रहना है दुनिया में। ये लोग भूल जाए यूनाइटेड नेशन या मतलब कि जी अरब लोग हैं या कंट्रीज़ है कि हम सेफ एंड सिक्योर रहेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए, जो उनकी ड्यूटी है, उनको आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। इसी तरह फ़लस्तीन में आप जाएँ, कई दफ़ा मायदे हुए वायलेशन होती है इसराइल की तरफ से, आप खामोश रह जाते हैं, दुनिया खामोश हो जाती है। और एक सर मैं बताऊं, ख़ास तौर पे हम अपने मुल्क की आज़ादी के हवाले से बात करें, ये नियामत मैं समझता हूं कि हमें हर सुबह
फजर की नमाज के बाद शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह आपने बड़ी नेमत से हमें नवाजा है। और हमारे जो लॉ एनफोर्सेस एजेंसीज हैं, जो लोग हैं, उनके लिए दुआ गो होना चाहिए। सर आपका एक स्पाई जो है ना, आप कभी जाएं, वो सुबह वर्ल्ड ड्रेस होके अपना जो जंगी मतलब उसका एक ड्रेसेस होते हैं तैयार बैठा होता है, टिल देन नेक्स्ट ड्यूटी चेंज होती। तो मैंने पूछा कि भाई, उसने कहा सेकंड्स होते हैं हमारे पास मूव करने के लिए। तो ज़िंदगी के 25-30 साल जो आदमी आपके कल के लिए अपना आज कुर्बान करे, तो हमें चाहिए हर लिहाज से, हर फोरम पे ये वो लोग हैं कि जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे मौजूदा जो हालात हैं या जिस तरह के इस वक्त हालात चल रहे हैं, तो ये हमेशा दुनिया में सबसे पहला जो वार होती है ना, वो इसी तरह की होती है कि एक दूसरे में फ़िरका वारियत फैलाए अपने मतलब अपने मकासद के लिए। अब देखें ना, अफ़गानिस्तान में कितनी बड़ी जंग लड़ी, जी हाँ, जी हाँ, कितनी बड़ी जंग है, और आज वहाँ पे दुनिया का हर आदमी वहाँ खेल रहा है। आप विड्रॉ करके, आप हर न्यूज़ आती है कि आपकी मुल्क जो है, आप अफगानिस्तान जो है कि जी आज वो उस सूबे पे कब्जा हो गया, आज उस दीवार पे कब्जा हो गया, आज कब्जा। खुदा ना करे मैं कहता हूँ कि हमारे नेशन की कदर करो, हमारे लोगों की कदर करो, और एक दूसरे के साथ एक साथी बन के रहो। इसमें मैं कहता हूँ पाकिस्तान में ख़ास तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह आप और मैं, कि यहाँ पे मिनॉरिटीज़ जो है वो बड़ी कंफर्टेबल रहती हैं। हम उसके लिए खड़े, हम उनकी इज़्ज़त करते हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होगा, मजम्मत करते हैं अगर किसी तरह का कोई वाक़या हो। लेकिन बीइंग ह्यूमन राइट्स, हमने कभी उनके साथ किसी जगह मतलब अगर एक किसी के साथ ज़ाती हुई तो ज़ाती करने वाले की मजम्मत की होगी। बिल्कुल ऐसा। अच्छा ये बताएं कि आपको नहीं लगता कि हमारे आज का जो नौजवान है वो कुछ मायूस है या कुछ नाउम्मीद है? इस बारे में आप क्या ख्यालात रखते हैं? सर जो असल में मायूसी तो मैं मजहबी तौर पे कहूँगा कि कुफर है हमारे लिए। हम मायूस ना होना है ना होना चाहिए। असल में हमारी तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं, हमारे नौजवान जो है उनकी तवक्कुआत बहुत बढ़ गई हैं और काम में कुछ नहीं है। और ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ का, जब बाहर का लोग, हमेशा नौजवान हमारे ये प्रायोरिटी देते हैं, तरजीह देते हैं कि हम बाहर जाएँ। आप बाहर वालों से ज़रूर पूछिएगा जो बाहर हमारे रहते हैं, वो इको होता है कि शायद आपको वो फैक्ट एंड फिगर बयान ना कर सके पाकिस्तान में। वहाँ वो वॉशरूम भी साफ़ करेंगे तो यहाँ आगे कहेंगे नहीं जी हम तो वहाँ ऑफिस में ऑफिसर लगे हुए। ऐसा नहीं है। आपका मुल्क जो है ये सर आप अगर इस वक्त भी नादरन एरियाज़ में जाएँ, आप विज़िट करें, वहाँ पे बड़ा प्रोटेक्शन है। वहाँ पे टूरिज़्म पे इतना बड़ा काम हो रहा है। आप टूरिज़्म को बिल्डअप को डेवलप करें। आपकी खेत और खलियान जो है वो बंजर हो रही हैं। वो नौजवान आप तरजीह दे रहा है जी मैं यूरोप जाऊँ। कई न्यूज़ आती है जी तुर्की के बॉर्डर पे मार दिए गए जी, कंटेनर में इतने नौजवान मर गए। किसी जगह पता चला जी कि वो दरिया में इतने लोग समंदर पार करते हुए वहाँ से अरेस्ट हो गए, अपने जेब से पैसे दे के। कुछ स्मगलर लोग हैं जो लोग अपनी ज़ात के लिए, मैं समझता हूँ कि नौजवानों को वर्गला रहे। और वालिदैन की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो अवेयरनेस दें बच्चों को। हमारे नेशन में मैं ज़ाती तौर पे आपको कहूँ कि पूरा पंजाब जो है दिन ब दिन वो बंजर होता जा रहा है सर। जहाँ पे हम खुद कफील थे गंदम में, आप देखें ना सर, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत खुद क्यों बैग जा रहे हैं? मुल्क हैं, देखें ना हम क्यों बैग जा रहे हैं। हमारे नौजवानों ने, बुजुर्गों ने नौजवानों की तरबियत करना छोड़ दी है और नौजवान शहरों की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। और शहरों की आके एक मतलब एक लग्जरी लाइफ छोड़ के जो गांव देहात की होती है वो एक कमरे को तरजीह देते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे वालिदैन की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे चैनल्स की, हमारा एक नेशन बिल्ड करने की जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही कि आप जो है अपनी नई नस्ल को अवेयरनेस दें। ठीक है, ये अवेयरनेस जो है या ये आज़ादी की अहमियत से लोगों को किस तरह रोशनास करवाया जा सकता है, इस हवाले से हम ज़रा बात करेंगे। एक वक्फा फिर से आन पहुंचा है। एक वक्फे के बाद दोस्तों आपसे दोबारा मुलाकात हो रही, कहीं मत जाइए। अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। आज़ादी की अहमियत के हवाले से आज प्रोग्राम में बात हो रही है और सरदार जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जुल्फ़िकार साहब, जिस तरह अगस्त का महीना है, शुरू होता है तो एक ख़ास एक फीलिंग्स होती हैं हमारी कि ये हमारा खुशी का महीना है और मिली नग़मे हम सुनते हैं। जो गाने वाले हैं वो लाजमी जो है ना इस महीने में कोई ना कोई गाना जो है ना, मिली नगमा जो है ना वो बनाते हैं।
तो मतलब एक हर जगह पे आपको सब्ज़ हिलाली परचम नज़र आ रहा है, खुश बच्चे नज़र आ रहे हैं, उनमें भी एक जज्बा नज़र आ रहा होता है बच्चों में भी। तो इस महीने में और वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको शामिल करके वो जो आज़ादी की असल अहमियत है उसको रोशनास करवाया जा सके? देखिए सर, मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, प्रिंट मीडिया, इस वक्त बहुत आपके पास सोर्स है आवाम तक पहुँचने के लिए, अवेयरनेस के लिए, लोगों तक पहुँचने के लिए आपके पास सोर्स की कमी नहीं है। आजकल हर बच्चे के हाथ में मतलब सोशल मीडिया है। तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस हमें 2-3 चीज़ों पे, जैसे मैं ख़ास तौर पे इस वक्त बताऊँ, जैसे इलेक्शनों का एक प्रोसेस चल रहा है। पिछले इलेक्शनों में हमारे आप कह सकते हैं कि 40% के लगभग यूथ ने वोट कास्ट किया था, लगभग हो सकता है। सियासत में हिस्सा लिया यानी कि लिया, लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, वोट दिए हैं, उन्होंने कम से कम इस प्रोसेस का हिस्सा बने। तो सेकेंडली ये है कि असम्बली में आप देखें कि हमारे यंग लोग हैं जो असम्बली में हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन है, गुड साइन है कि जी आप इम्प्रूव कर रहे हैं, मतलब और ये एक अवेयरनेस का एक बेहतरीन तरीका था। मैं समझता हूँ कि लोगों को, सोशल मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को ये जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी कि हम अपनी कदर, आज़ादी की कदर को अवेयरनेस तक, लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आपके 4 आवर्स हैं कमर्शियल हैं तो वहाँ आप 15 मिनट्स अवेयरनेस के लिए रख लें, अपने आप से वक्फ कर लें। वो चैनल वाले, प्रिंट वाले, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया वाले, कि यार ये मैंने नेशन के बल्ट के लिए सर्व करना है। तो मैं समझता हूँ कि जैसे आप देखें ना, वैक्सीनेशन के लिए छोटी सी एक वो न्यूज़ आई कि जी मोबाइल्स बंद हो जाएंगे, सिम्स बंद हो जाएंगी। क्या लाइनें लगी है कि लोगों ने छोड़ दिया इस चीज़ को कि मेरी जान चली जाएगी। ये इससे बढ़ के बात हो गई ना। ये देखिए ना, मतलब आप मैं मतलब आप देखिएगा सर, है आपने देखा ज़रूर होगा कि वहाँ पे कोई SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या था, अब जान से बढ़ के उन्होंने सिम को तरजीह दी। ये एक हमारा, तो मैं समझता हूँ कि अवेयरनेस सबको दी जा सकती है अगर आप देना चाहें तो, ख़ास तौर पे। तो इसलिए आज़ादी के हवाले से, माशरे की बिल्टअप के हवाले से मैंने शुरू में कहा था कि तालीम है सर, पहला काम है आपका, तालीम है, तामीर है, मतलब देखें ना, उसके बाद फिर तरतीब है। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इससे जाके तालीम तो आपकी हो गई जी, आपने थ्योरी पढ़ ली। अब तामीर, तरतीब, आपको तामीर के लिए आप आएंगे प्रैक्टिकल। तामीर वो है कि जी आपने एक माशरा बिल्टअप किया, आप माशरे। अच्छा, अगर देखा जाए पाकिस्तान में तो हमें मतलब एक आज़ाद मुमलिकत में जो हमारे अवाम हैं उनमें कुछ ऐसी बीमारियां ही मैं कहूँगा या ऐसे मसाइल जो हैं जिनका इलाज मुमकिन है, जैसा कि जो तासुब है ना, वो फिर वो कुछ मजहबी हिसाब से जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इख्तलाफात हैं जो एक दूसरे को लड़ाई झगड़े और गिरेबान तक लेके जाते हैं, आपस में फ़िरका वारियत जैसे मामलात हैं। अभी वक्फे से पहले हम नौजवानों के हवाले से बात कर रहे थे, तो मनशियात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल, तो ये हमारी कौम को जो है ना वो एक और जानिब जो है वो लेके जा रहे हैं ये सारे मसाइल। तो इनका हल कितना ज़रूरी है, ज़रा इस बारे में भी थोड़ी रोशनी डालिए। सर मैं बताऊं कि मजहबी तौर पे जितना आप कुरान और हदीस से दूर होते जाएंगे तो इन मामलात में आप ज़्यादा इन होते जाएंगे। अच्छा, देखिए ना, ठीक है, शेर खुदा हज़रत अली जब उनका एक जंग में एक जो बदतरीन मुखालिफ था, जो बड़ा मुसलमानों को नुकसान पहुंचा रहा था, तो उसको जब उन्होंने गर्दन पे रखी तो उसने मुंह पे थूक दिया। तो शेर खुदा हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया। तो पूछा क्यों? बोला ये मैं पर्सनल हो गया था, वो तो मैं लड़ रहा था, जात का जज्बे थे, लेकिन जब मुंह पे थूका है तो मेरे अंदर एक पर्सनल आ गया कि मैं इसको, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। बात ये है सर, आपको कुरान और हदीस से ये जो एक मुल्लियत है, इसको उससे लड़ाया, उसको वहाँ कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने काउंटर कर दिया। मैं समझता हूँ आप कुरान पाक आपके पास, जिसमें ना ऊंच है ना नीच है, ना ए और आई कहीं भी इसमें आप चेंज हो नहीं सकती, इसकी ज़िम्मेदारी रब्बुल इज़्ज़त ने ली हुई है। आप उसके करीब जाएंगे, इन मसाइल से आप निकल जाएंगे। आपको वहाँ से पैदा होने से लेके कब्र तक पूरा आपके पास उस एक हदायत की किताब है। बिल्कुल सही है। ये लोग जो समझते हैं कि कुरान पाक को आपने सुबह तिलावत कर दी, बेसिकली कुरान जो है, कुरान पाक वो हदायत की किताब है। सही, आपने तिलावत कर ली, आपने अरबी पढ़ दी, आपने एक बंदे को हायर कर लिया जी 3000 लेना, सुबह दुकान पे आके आप तिलावत करके जाना, ठीक है? इस तरह नहीं होता है। आप उसको
तरतीब पे जाएं, आप उसके उस पे जाएं ताकि आपको एक बेहतरीन जिंदगी का देखिए ना, राज है आपके पास, और आपके मुझे दीन क्या की है, शक्ल में। आपको और जी। मुझे, मैं समझता हूँ कि हम वो खुशकिस्मत कौम है, वो खुशकिस्मत मज़हब है हमारा कि जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम चीज़ें जो है उसमें देके आपको और मुझे दे दी। हम उससे दूर होते जा रहे हैं, हम जाके किसी की एक बड़े बंदे की सुनेंगे और उस पर अमल पैरा हो जाएंगे। और मकासद क्या होते हैं, उनके अपने मकासद होते हैं और उस मकासद में वो कामयाब हो जाते हैं। मेरी सबसे गुजारिश है आपके तवस्सुल से, चैनल के तवस्सुल से, कि खुदारा कुरान पाक को आप ज़रूर अपने दफ्तरों में रखें, उसको पैक करके ऊपर रखें बरकत के लिए, लेकिन आप उसको पढ़ें। आप उसको हिदायत की किताब समझ पे पढ़ें। आपको अरबी में नहीं समझ आती है तो आप ट्रांसलेट आजकल इंग्लिश में भी हो चुके हैं, उर्दू में भी हो चुके हैं, तो आप कुरान को अपनी हिदायत का रास्ता बनाएं, तो ये इश्यूज़ ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। बच्चों को भी ठीक। तरतीब। अच्छा, ये जो जश्न के हवाले से, मतलब ये जश्न आज़ादी कि मतलब इन अगस्त के दिनों में जब हम आज़ादी का जश्न मना रहे होते हैं तो इसमें जिंदा कौम होने के भी हम नारे लगा रहे होते हैं। नो डाउट इस कौम में इतना टैलेंट है, वो हमने ओलंपिक्स में भी अभी देखा है कि वो वहाँ से नौजवान जहाँ पे कोई उनके पास वसाइल भी नहीं है, उन्होंने अपने आप को ये प्रोमिनेंट किया है कि यस हम भी कोई हैं। तो मतलब इस कौम को किस तरह थोड़ी और तवज्जो दी जा सकती है हुक्मरानों की जानिब से, कुछ यानी सही समत में कैसे मोड़ा जा सकता है? सर इसका मैं एक बात बताऊं कि आपके जो नादरन एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पे जो जिस तरह का ये अभी ओलंपिक्स में आप देखिए सर, आपका मुकाबला किससे था? मीडिया ने पूरी रिपोर्ट दी है कि उसका जो ट्विटर था, उसका जो ट्रेनर था, उसके जो आपने कंपैरिजन किया होगा और हमारा जो बंदा था, मैं समझता हूँ कि अब वो ठीक है, उसने अपने सेल्फ पे जो भी कर सकता था उसने बहुत अच्छा किया। अब उसका जो अल्टरनेट क्या हो गया कि आपने आके जी एक वेलकम कर दिया, आपने फूल फेंक दिए, पंजाब गवर्नमेंट ने 10 लाख दे दिया, बस इनकी ड्यूटी पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। वो एक बंदा था जिसने आपको ये मैसेज दिया है कि आप ढूंढना चाहो तो बहुत बड़े, यहाँ पे मोहम्मद अली से लेके बड़ा टैलेंट इस मुल्क में मौजूद है। एग्जैक्टली हमें अपने हीरोज़ की जो है वो कदर करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है, जो इस कौम के लिए और इस सब्ज़ हिलाली परचम की लाज रखते हैं और इसको और बुलंद करते हैं, उनकी कदर तो हमारे ऊपर लाजिम है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया। फ़हीम अब्बास को न्यूज़